नमस्कार, द वीक ऑफ शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। चलिए डालते हैं नजर हफ्ते भर की कुछ खास बड़ी खबरों की ओर। सोमवार को मध्य प्रदेश में निवेश का महाकुंभ लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के मानव संग्रहालय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और उन्होंने निवेशकों के बीच सिलसिलेवार मध्य प्रदेश की खूबियां बताई। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में निवेश के महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के मानव संग्रहालय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने निवेशकों के बीच सिलसिलेवार मध्य प्रदेश की खूबियां बताई। मोदी बोले, राइजिंग एमपी। आज एमपी पावर सरप्लस स्टेट है। 10 साल में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में $70 बिलियन का निवेश। ईवी रिवॉल्यूशन का लीडिंग स्टेट है एमपी। जनवरी 2025 तक 2 लाख ईवी एमपी में रजिस्टर्ड हुए। एमपी देश का कॉटन कैपिटल बन चुका है। मध्य प्रदेश के पास कॉटन इंडस्ट्री के लिए ट्रेडिशनल स्किल भी है। वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा। केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग से 10,000 एकड़ में सिंचाई बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग एग्रो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा पोटेंशियल। मध्य प्रदेश पेट्रोकेमिकल का हब बन रहा। बीना में 50,000 करोड़ का निवेश। एमपी में 300 से ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन। एमपी का रेलवे नेटवर्क हो रहा मॉडर्नाइज। एमपी में हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म की अपार संभावनाएं। एमपी में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क। पीएम मोदी ने निवेशकों को न्योता देते हुए कहा कि एमपी ने 2 दशकों में बदलाव का नया दौर देखा है। एक समय जहां बिजली और पानी की कमी थी, लॉ एंड ऑर्डर के हालात इतने खराब थे कि लोग निवेश करने से डरते थे। आज निवेश के क्षेत्र में एमपी अग्रणी राज्य है। यहाँ निवेश से बेहतर रिटर्न की अपार संभावनाएं हैं। बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने ट्रांसफॉर्मेशन का नया दौर देखा है। एक समय था जब यहां बिजली, पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो और भी खराब थी। ऐसे हालत में यहां इंडस्ट्री का विकास बहुत मुश्किल था। बीते 2 दशक में 20 साल में मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से यहां की बीजेपी सरकार ने गवर्नेंस पर फोकस किया। 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से सब राज्यों में टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। निवेशकों को हर सहूलियत देने सरकार प्रतिबद्ध है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार सतत विकास और औद्योगिक निवेश की दिशा में लगातार अपनी निर्बाध गति से आगे बढ़ने के संकल्प को धारण करके गठन के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। अनंत संभावनाएं जो मध्य प्रदेश में उद्योग और निवेश की असीम संभावनाओं को दर्शाती है। अनंत संभावनाएं केवल एक विचार नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में अवसरों की व्यापकता को दर्शाने वाला दृष्टिकोण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का मंत्र दिया है, जिसमें संदेश समाहित है। जब संभावनाओं के अनंत आकाश में हम सब मिलकर आशाओं की ज्योत जलाते हैं तो एक नहीं बल्कि सभी के आंगन रोशन होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प भारतवासियों ने लिया है। हमारा लक्ष्य देश को
$35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। ऐसे में विकसित भारत के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित मध्य प्रदेश समस्त प्रदेशवासियों के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने 2003 के पहले के मध्य प्रदेश की याद दिलाई तो तब के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह को ये बात चुभ गई। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर ही सवाल उठा दिए। दिग्विजय ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को ये भी बताएं कि 2003 से अब तक मध्य प्रदेश में कितना निवेश हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, सन 2004 से लेकर आज तक केवल कमलनाथ जी का समय 1.25 साल छोड़ दो, इसके बीच में कितने इन्वेस्टर मीट हुए, कितने इन्वेस्टर मीट में MOU साइन हुए, उनमें से कितने लगे, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और कितने लोगों को रोजगार मिला। इन्वेस्टर मीट में MOU साइन होने के कितने प्रतिशत जमीन पे लगे। हालांकि दिग्विजय सिंह ने कोई नई बात नहीं की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार निवेश को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर चुके हैं। सियासत के बीच GIS के पहले दिन की बात करें तो लगभग 4 लाख करोड़ के निवेश करार हुए हैं। इनमें 1.10 लाख करोड़ निवेश का करार अकेले अडानी समूह ने किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कितनी कामयाब रही, कितने का निवेश आया, इसका पता समिट के बाद ही चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिन तक चली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश से आए निवेशकों ने 30,77,000 करोड़ के निवेश के करार किए। समिट के समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि जल्द ही ये सभी करार धरातल पर उतरेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिन तक चली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया। समिट में देश के निवेशकों ने 30,77,000 करोड़ के निवेश के करार किए हैं। समिट के समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि जल्दी ही ये सभी करार धरातल पर उतरेंगे। 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को मिला करके और अभी तक का जो आंकड़ा आया है, हमारे पास कुल 30,77,000 करोड़ के निवेशकों के यहाँ MOU हुए हैं। GIS के समापन सत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने देश को 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित देश और 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश की ये समिट दोनों लक्ष्यों को साकार करने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि कोई एक सरकार देश का विकास नहीं कर सकती। शाह ने कहा कि समिट में लोकल और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के कई डायमेंशन अचीव किए गए हैं। देश में मध्य प्रदेश निवेश के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बना है। जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था, उसे बीजेपी की सरकार ने 20 साल में बदल कर रख दिया है। अब यहाँ विकास के बड़े काम हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह की कार्य योजना सरकार ने बनाई है, इसमें से अधिकतर MOU जमीन पर उतरेंगे। भारत के दिल ऐसे मध्य प्रदेश में है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर बन चुका है। स्किल वर्कफोर्स की एक बड़ी फौज यहाँ पर उपलब्ध है। बेहतरीन इकोसिस्टम भी प्रशासन ने उपलब्ध कराया है। मार्केट का एक्सेस भी मध्य प्रदेश से ज्यादा और कोई राज्य को उपलब्ध नहीं है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 50 देशों से 25,000 से ज्यादा डेलीगेट्स आए। 10 केंद्रीय मंत्रियों ने भी समिट में शिरकत की। निवेशकों ने हर सेक्टर में निवेश का करार किया है। अकेले टेक्नोलॉजी सेक्टर में 78,000 करोड़ और टूरिज्म में 65,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव सरकार को मिले हैं। देखना यह है कि यह समिट मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास की राह में किस मंजिल तक पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। आगे बढ़ेंगे। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चित्रकूट के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राष्ट्र ऋषि भारत रत्न नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि पर विशेष श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में शाह एक नई सियासी बहस को भी जन्म दे गए। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चित्रकूट के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राजऋषि भारत रत्न नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि पर विशेष श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में शाह एक नई सियासी बहस को भी जन्म दे गए।
शाह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने पश्चिम से उठाए गए सिद्धांतों का हिंदीकरण करके नीतियां बनाई थी। नेहरू की विदेश नीति हो, अर्थनीति, शिक्षा नीति या कृषि नीति, उनमें हमारे चिर पुरातन राष्ट्र की मिट्टी की खुशबू नहीं थी। उस वक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत के विकास के मॉडल को अंत्योदय के रूप में रखा। आज देश उन्हीं नीतियों से आगे बढ़ रहा है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार के शासनकाल में 60 करोड़ लोगों को घर, शौचालय, सिलेंडर, बिजली और 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं 10 साल के अंदर मिली। ये सब अंत्योदय की भावना से ही हुआ है। देश की विदेश नीति हो, देश की अर्थनीति हो, देश की कृषि नीति हो, देश की शिक्षा नीति हो, एक भी नीति में हमारे चिर पुरातन राष्ट्र की मिट्टी की सुगंध नहीं। पश्चिम से उठाए गए सिद्धांतों को हिंदीकरण कर नीति बनाने का संतोष जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की सरकार लेती थी। पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद इस सिद्धांत प्रस्तापित कर हमारा आर्थिक दर्शन कैसा हो, हमारा विदेश नीति कैसा हो और हमारा विश्व को देखने का, विश्व बंधुत्व के आधार पर हमारा नजरिया कैसा हो, वो सिद्धांत प्रस्तापित किया और वो सिद्धांत आज भारत को सर्व विश्व में श्रेष्ठ बनाने की दिशा में आगे ले जा रहे। 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 60 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय, पीने का पानी, गैस का सिलेंडर, 5 किलो अनाज, घर में बिजली और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं एक 10 साल के अंदर मिली। उधर कांग्रेस अमित शाह के बयान को फरेब और राजनीतिक अहंकार बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि देश को आजादी दिलाने से लेकर वैभवशाली राष्ट्र बनाने में कांग्रेस का योगदान है। भाजपा और उसके पूर्ववर्ती संगठनों ने सिर्फ देश को बांटने का काम किया है। राष्ट्र का निर्माण किसने किया और विध्वंस कौन कर रहा है, ये सबको पता है। बीजेपी का, आरएसएस का जो हमारे देश को आजाद करवाने में किसी तरह का योगदान नहीं। अब आजादी के बाद भी जिन लोगों ने पूरा बलिदान देकर इस देश को आजाद करवाया, इस देश को विकास के रास्ते पर ले गए, जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, आज वहाँ हवाई जहाज से लेकर बड़ी बड़ी चीजें बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो स्वीकार नकारने का काम कर रहे हैं। और जो योगदान रहा है नेहरू जी का, गांधी जी का, ये देश के लिए सबसे बड़ा योगदान था। बीजेपी ने क्या करा ये बीजेपी बताए ना। ये बड़ी बड़ी बात कर ले कि किसने क्या करा, किसने क्या करा। हकीकत ये है कि कांग्रेस का जो योगदान है और जो नींव देश की रखी गई थी वो कांग्रेस के द्वारा रखी गई थी। देश किस नीति पर चले, इस पर सियासी बहस नई नहीं है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाया तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीवन इसका विरोध करते रहे। वो न केवल नेहरू की नीतियों का विरोध कर रहे थे, बल्कि भारत और उसके अनुकूल वैचारिक दर्शन की पृष्ठभूमि भी तैयार कर रहे थे। दीनदयाल उपाध्याय समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद को मानव कल्याण का संपूर्ण सूत्र नहीं मानते थे। उनके अनुसार ये भारतीय विचार नहीं होने की वजह से देश की समस्याओं से निपटने और समाधान देने में अक्षम हैं। उन्होंने इसके विपरीत एकात्म मानववाद का वैचारिक आदर्श सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें मानव को संपूर्णता में एक इकाई मानकर उसकी सभी जरूरतों को समझने एवं उनकी संतुलित आपूर्ति करने का सूत्र प्रस्तुत किया गया है। आज बीजेपी इसी अंत्योदय से आर्थिक और सामाजिक उदय का दावा कर रही है। शाह इसी बहस को आगे बढ़ा गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज महाकुंभ का समापन हो गया है, लेकिन सियासत का दौर अभी थमा नहीं है। एक ओर महाकुंभ को लेकर सियासत बटी है तो दूसरी ओर धार्मिक खेमे में भी मतभेद है। सियासत में सनातनी बनाम गैर सनातनी की लड़ाई है तो धर्म जगत में भी संतों की अलग अलग राय है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हो गया है, लेकिन इस पर चल रही सियासत नहीं थमी। 45 दिन चले महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। राष्ट्रपति, PM समेत तमाम दिग्गजों ने महाकुंभ स्नान किया, लेकिन चुनाव के वक्त मंदिर मंदिर जाकर अपने को सनातनी बताने वाले विपक्ष के दिग्गजों ने महाकुंभ से दूरी बनाए रखी। इसमें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भी शामिल हैं। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य महाकुंभ स्नान करने नहीं पहुंचा। गांधी परिवार की महाकुंभ से दूरी पर उनके सनातनी होने पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के वो 2 महान नेता जो वोट लेने के लिए हिंदू बनते हैं,
श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी, ये दोनों ने ये साबित कर दिया कि ना वो अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन और दर्शन के लिए आज दिनांक तक गए, ना वो गंगा के संगम के पावन तट पर नहाने गए। राहुल गांधी नहीं पहुंचे, कहते तो हैं कि हम हिंदू हैं, यदि वो हिंदू होते तो जरूर जाते। अब 66 करोड़ में भी राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है, ये इस बात को स्थापित करता है कि वो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते। शंकराचार्य जी बन गए क्या कि जो है वो महामंडलेश्वर बन गए हैं, तो वो सर्टिफिकेट देने लगे कौन कैसा हिंदू है, इसकी उन्हें अथॉरिटी किसने दी है? विपक्ष के नेताओं ने महाकुंभ से दूरी ही नहीं बनाई, इसकी बुराई करने से भी पीछे नहीं रहे। किसी ने कहा कि महाकुंभ स्नान से क्या गरीबी दूर होगी, किसी ने ऐसे फालतू कहा तो कोई मृत्यु कुंभ कहने से भी नहीं चूका। मनुवाद के ऊपर अगर चलेंगे आप, ये गरीबों का सत्यानाश हो जाएगा। इस मनुवाद को खत्म करना है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है, अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। यही नहीं, संत समाज भी महाकुंभ को लेकर दो फांक दिखा। साधु संतों के एक वर्ग ने इस महाकुंभ को दिव्य भव्य बताकर मोदी और योगी सरकार की तारीफ की, तो कुछ ने इसे सरकारी इवेंट बता दिया। पूर्णिमा को ही समाप्त हो गया था, अभी जो चल रहा था ये सरकारी कुंभ था। जो शास्त्रीय कुंभ की परिभाषा है वो माघ महीने में होता है, माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया। आज ही की ये नहीं है, त्रेता में भी होता है। रामायण में, रामचरितमानस में, बालकांड में है ना, जह जप यज्ञ योग मुनि करहि त हमारे चसु बाहों डरहि, देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जब यज्ञ अनुष्ठान विश्वामित्र मुनि करते थे तो अनेक नकारात्मक जो शक्तियां थी, असुर थे, वो आते थे और विघ्न डालते थे। महाकुंभ पर उठ रहे सवालों के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के नेताओं और आलोचकों पर करारा पलटवार किया है। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, गरीबों को रोजगार मिला, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली। महाकुंभ पर हो रही सियासत के कई मायने हैं। 2024 के पहले देश की सियासत हिंदुत्व बनाम सेकुलरिज्म के नाम पर चली। बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण, धारा 370 की समाप्ति, सीएए जैसे हिंदुत्ववादी मुद्दों को आगे रखकर वोट मांगे, तो विपक्ष ने जातिगत जनगणना, संविधान पर खतरे का नारा दिया। इनमें विपक्ष का नैरेटिव ज्यादा चला और भाजपा को 40 से अधिक सीटों का नुकसान हुआ। महाकुंभ को बीजेपी सनातन उत्थान से जोड़ रही तो विपक्ष इस पर भी सरकार को नाकाम बताने में जुटा है। देखना यह है कि महाकुंभ को लेकर किसका नैरेटिव चलता है, किसके हिस्से में अमृत आता है और किसके हिस्से में हलाहल। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में भी सियासत का पारा हाई है। कांग्रेस के इर्द गिर्द पुलिस, ईडी, कानून, घोटाले, ये सब चक्कर लगा रहे हैं और अब पीसीसी चीफ दीपक बैज के निवास पर दंतेवाड़ा पुलिस के रेकी करने की खबर जंगल की आग की तरह न सिर्फ फैली बल्कि विधानसभा में भी इसका जमकर असर देखने को मिला। कांग्रेस विधायकों ने विपक्ष को कुचलने की साजिश बताते हुए सदन के भीतर जमकर हंगामा किया। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन भी हंगामे के भेंट चढ़ गया। पीसीसी चीफ दीपक बैज के घर की रेकी का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही कांग्रेस इस विषय पर सदन में चर्चा करना चाह रही थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस विधायकों को प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था देने की बात कही। इस पर विपक्षी विधायक विफर पड़े। विपक्ष के हंगामे के चलते 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दोबारा जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष के विधायक गर्भगृह में पहुंचकर नारे लगाने लगे, जिसके बाद सभी विधायकों को निलंबित कर दिया गया। निलंबन के बाद नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायक महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप विपक्षी विधायकों को मनाने गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे, लेकिन कांग्रेस विधायक नहीं माने और दिन भर की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया।
आज हम लोगों ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस बात को उठाया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोगों ने जानबूझ करके, चूंकि ये लोकतंत्र की एकदम हत्या दिख रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमारे अध्यक्ष के घर पर रात के 12 बजे पुलिस वाले दिखे और वहां जानबूझ करके उनके यहाँ आने जाने वालों को बाधित करने की कोशिश की गई। जानबूझ करके पुलिस के माध्यम से प्रताड़ित करके वहां के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बलपूर्वक उनको रोका जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने इसे विपक्ष की नौटंकी बताया। उन्होंने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस सब चुनाव हार चुकी है। पीसीसी अध्यक्ष अपने क्षेत्र का चुनाव भी हार गए। ऐसे में वो सदन के माध्यम से अपना महत्व बढ़ाने में लगे हैं। विपक्ष को जो आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने जो यहाँ पर व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाया, उनके पास में पूरा अवसर था। शून्यकाल में वो अपनी बात रख सकते थे और आज तो राज्यपाल के अभिभाषण पर उन पर नेता प्रतिपक्ष को भी अपनी बात रखनी थी। किन कारणों से और किन के दबाव से इस तरीके से किया गया, ये तो वो बता पाएंगे। जहां तक पीसीसी अध्यक्ष की बात है, तो पीसीसी अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा चुनाव हार चुके हैं। यहां तक कि वो अपने क्षेत्र का चुनाव भी हार चुके हैं और यदि उनके संबंध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होंगे तो जो कहते हैं शक के दायरे में। छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में यह पहली दफा हुआ जब प्रश्नकाल को ही बाधित किया गया। देखना ये है कि पीसीसी चीफ के घर की रेकी के मामले में विपक्ष का यह हमलावर रवैया कब तक रहता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, लेकिन कांग्रेस सरकार पर आक्रामक मोड पर है और इस बार निशाना बनी नौकरशाही। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अफसर और अधिकारियों पर निशाना साधा। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने पुलिस अफसरों को बीजेपी का एजेंट बताया और हद में रहने की नसीहत भी दे डाली। उन्होंने कहा कि अपना भी टाइम आएगा। देखिए ये रिपोर्ट। कितने दिन आपकी वर्दी रहेगी हम भी देखेंगे, आगे का समय भी आएगा। अपना टाइम आएगा। मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, लेकिन कांग्रेस सरकार पर आक्रामक मोड पर है। निशाने पर है नौकरशाही। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अफसरों को निशाने पर ले रहे हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने पुलिस अफसरों को बीजेपी का एजेंट बताया, हद में रहने की नसीहत दी। बोले अपना भी टाइम आएगा। मैं तो पुलिस वालों को कहता हूँ अपने वर्दी की इज्जत करिए। और जो मैंने बात सुनी ये टीआई की, ये टीआई है कहाँ? ये सब कान खोल के सुन ले कि कितने दिन आपकी वर्दी रहेगी हम भी देखेंगे, आगे का समय भी आएगा। और अपनी वर्दी आप सुरक्षित रखिए। कोई तो होते हैं जो बीजेपी का बिल्ला अपनी जेब में रखते हैं। ये टीआई ने तो बीजेपी का बिल्ला ऊपर लगा लिया। सही बात है। जगह दूसरी थी लेकिन बोल लगभग वही थे। विदिशा में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी नौकरशाही को निशाने पर लिया। बोले विजयपुर उपचुनाव में कलेक्टर एसपी ने भाजपा के एजेंट की तरह काम किया। कांग्रेस की सरकार आई तो सबका हिसाब होगा। विजयपुर का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी का तांडव अद्भुत और अकल्पनीय था। 50 करोड़ रुपए पुलिस की वर्दी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कलेक्टर, एसपी दोनों सिर्फ बीजेपी के ऑफिस में ही बैठे, बूथ बूथ पर बीजेपी के लिए वोट मांगते फिरे। नौकरशाही पर कांग्रेस नेताओं के ये बयान कोई नए नहीं है। इससे पहले भी कोई लाल डायरी में अफसरों के नाम नोट करने की बात करता रहा है तो कोई अपनी चक्की में महीन पीसने की धमकी देता रहा। कांग्रेस के इन धमकी भरे बोलों को बीजेपी हाथ से सत्ता जाने की खिसियाहट बता रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा सरकारी मशीनरी को अपने कब्जे में रखकर दुरुपयोग किया है। सत्ता चली गई लेकिन कांग्रेस की ऐंठन नहीं गई, इसीलिए वो अब भी अपने इशारे पर प्रशासनिक तंत्र को चलाना चाहती है। देखिए, समय तो उनका आया था 2018 में, लेकिन उनके नेतृत्व में किस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, मंत्रालय को दलाली का हड्डा बना दिया था और माफियाओं का राज कर दिया था। और आपके ही मंत्रियों ने लगातार खुलासे किए थे। अब मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को चमकाकर धमकाकर आप जो अपनी मंशा को जाहिर कर रहे हैं, मत भूलिए जनता जवाब दे चुकी है। अब कमलनाथ जी धमकी दें, वो उनके जो भी है उनका शयन गृह
उसमें जो बैठकर यही बातें कर सकते हैं, ना तो वो सड़क में है, ना जनता के बीच में है और न जनता के मन में है, वो केवल बयानों में है। जिंदा रहने के लिए ये बयान तो देने ही पड़ते हैं भैया। सरकार किसी की रही हो, विपक्ष में जो भी गया उसका निशाना सरकार से ज्यादा नौकरशाही पर हो जाता है। पता नहीं क्यों, कमलनाथ हो या जीतू पटवारी, इनके निशाने पर नौकरशाही तो है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर प्रदेश में इतनी प्रशासनिक अराजकता है तो फिर कांग्रेस सड़क पर क्यों नहीं उतर रही? उसे इस मुद्दे पर जन समर्थन क्यों नहीं मिल रहा? द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।